हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं आज का जो वीडियो है। इस वीडियो में जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लिए हैं अतिसार के बारे में, डायरिया के बारे में। आप लोग जानते हैं कि डायरिया एक सुना सुना आप लोगों का नाम लगता होगा। जानेंगे इसी के बारे में, विस्तृत जानकारी लेंगे। हम लोग आमतौर पर डायरिया को मजाक समझते हैं, लेकिन डायरिया एक प्रकार की बहुत ही घातक बीमारी है और संक्रमण बीमारी है, और ये देशव्यापी बीमारी है। ठीक है, विश्वव्यापी बीमारी है। विश्व के कई देशों में इस तरह की बीमारियां फैलती है। ठीक है, तो आज जानेंगे कि अतिसार क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अतिसार के बारे में जानेंगे कि अतिसार होता क्या है। तो मल त्याग के असामान्य रूप से बारंबारता एवं मल का पतला होना अतिसार कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि मल का त्याग जो होता है असामान्य तरीका से होने लगे, बिना किसी ढंग से होने लगे और बार बार होने लगे, और मल पतला होने लगे, उसी अवस्था को हम लोग अतिसार बोलते हैं, नहीं डायरिया बोलते हैं। हिंदी में अतिसार के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में डायरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह बीमारी जो होता है विश्वव्यापी बीमारी है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा संक्रमण है जो कि विश्व के बहुत सारे देशों में अतिसार फैला हुआ है। ठीक है, इसमें मल की संख्या जो होता है बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और हमारे शरीर में से कॉन्सिटेंसी कॉन्सिटेंसी तथा कैरेक्टर्स जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर में जो डिस्चार्ज लेवल है वो बढ़ जाता है मल का। अब जाने कि अब बीमारी का कारण क्या क्या होता है, यानी कौन कौन से फैक्टर है जिसके वजह से हम लोग की बीमारी फैलता है, यानी इस बीमारी को फैलाने में कौन कौन से फैक्टर का मुख्य भूमिका होता है। इस बीमारी को फैलाने में सबसे जो भूमिका होता है बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का होता है। यह एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से नहीं, कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों से बीमारी फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। तो बारी बारी से हम लोग जानेंगे कौन कौन से सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग वायरस बोलते हैं, यानी वायरस के वजह से बीमारी फैलता है। और वायरस जानते हैं कि हम लोग का वायरस कई प्रकार का होता है, और इसमें कौन कौन वायरस जिम्मेदार होता है। तो रोटा वायरस जिम्मेदार होता है, एडिनो वायरस जिम्मेदार होता है, एंटो वायरस जिम्मेदार होता है, और मिजलस वायरस। यानी ये चारों वायरस की वजह से डायरिया रोग फैलता है। यानी रोटा वायरस, एडिनो वायरस, एंटो वायरस और मिजलस वायरस की वजह से डायरिया रोग फैलता है। यदि उसी तरह से बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु में कौन कौन से भाग लेता है। तो ई कोलाई, सिगेला, साल्मोनेला, बाइबेरियो कोलेरा और क्लेबाइसिला, इस तरह से बैक्टीरिया भी भाग लेता है। यानी बैक्टीरिया के टोटल पांच गो जीवाणु भाग लेता है तो डायरिया फैलता है। यानी पांचों जीवाणु के वजह से हम लोग का बैक्टीरिया रोग फैलता है। ठीक है, उसके बाद यदि परजीवी की बात करें, पैरासाइट की यदि बात करें, तो पैरासाइट भी जिम्मेदार होता है। पैरासाइट में इंटामोनेबा हिस्टोलाइटिक होता है, प्रोटोजुआ जिम्मेदार होता है, जियार्डिया लाम्बिया होता है जिम्मेदार, क्रिटोस्पोराइडियम होता है। तो ये पैरासाइट भी इस बीमारी को फैलाने में अपना भूमिका निभाता है। यदि फंगस की बात करें, फंगल में तो कैंडिका एल्बिंकस जो होता है पैरासाइट, उसके वजह से बीमारी फैलता है। कृमि बाधा का मतलब आपको वर्म हो गया। ठीक है, उसमें कौन कौन से भाग, तो पिन वर्म, व्हीप वर्म और राउंड वर्म, यानी तीन प्रकार की कृमि से ये बीमारी फैलता है। पोषणीय कारक की वजह से बीमारी फैलता है। पोषणीय कारक का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग खाना पीना करते हैं, यदि आपका भोजन विषाक्तता रहेगा, यानी फूड प्वाइजनिंग की वजह से भी बीमारी फैलता है। असंतुलित भोजन, बिना तरीका से आप भोजन खाइएगा तो बीमारी हो सकता है। ज्यादा भोजन खाने से भी यह बीमारी होता है। कम भोजन खाइएगा तब यह बीमारी होगा। भोजन से एलर्जी यदि रहेगा तब हो सकता है। अपच, कॉन्स्टिपेशन आपको रहेगा तो उस अवस्था में बीमारी होगा। कुपोषण, कुपोषण की अवस्था में यह बीमारी होता है। नए भोज्य पदार्थ, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी के बहकाव में आकर नए डिश का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जब नए डिश आप उपयोग करिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि आपके शरीर का लिवर फंक्शन अच्छा से उसको पचा पाएगा। यदि नहीं पचा पाएगा तो वही डायरिया के रूप में हो जाता है। तो ये सारे चीजें हैं, यानी डायरिया को फैलाने में वायरस भी जिम्मेदार है, बैक्टीरिया भी जिम्मेदार है, पैरासाइट भी जिम्मेदार है, फंगस भी जिम्मेदार है। ठीक है, कृमि भी जिम्मेदार है और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी जिम्मेदार है। इन सब कारणों की वजह से बीमारी फैलता है। अब हम लोग जानेंगे कि डायरिया जो होता है कई प्रकार का होता है। डायरिया जो होता है, डायरिया के बहुत सारा प्रकार होता है। ये डायरिया की यदि प्रकार की बात करते हैं तो देखिए, डायरिया एक्यूट डायरिया होता है, पेचेटिक डायरिया होता है, समर डायरिया होता है, कोलेरियाइक डायरिया होता है, डाइसेंट्रिक डायरिया होता है, इमोशनल डायरिया होता है, फैटी डायरिया होता है, इन्फेंटियल डायरिया होता है, म्यूकस डायरिया होता है, नेक्चुनल डायरिया होता है। ठीक है, पैरेंटरल डायरिया होता है, पोरुलेंट डायरिया होता है और सिंपल डायरिया होता है।
ये सभी डायरिया के अलग अलग आपको नाम बताए। इस तरह से हम लोग का डायरिया की प्रकार है। अब सब डायरिया के बारे में हम लोग जान लेंगे कौन कौन से। जैसे एक्यूट डायरिया होता है, ये एकदम से होने वाला बीमारी है, ये पता होगा नहीं, एकाएक की बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी को हम लोग बोलते हैं एक्यूट डायरिया, जो एकदम से एकाएक की बीमारी होता है, ठीक है, जल्दी से हो जाता है। दूसरा का बीमारी है कैचेक्टिव अतिसार। कैचेक्टिव अतिसार में क्या होता है कि यह अत्यंत क्षीण रोगियों में होने वाला बीमारी है। ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, कुछ कुछ रोगियों में होता है। इसमें क्या होता है कि उल्टी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद समर की यदि बात करते हैं, समर डायरिया में, तो समर डायरिया यह बीमारी जो होता है बच्चे लोगों में ज्यादातर होता है, और गर्मी के मौसम में यह बीमारी जो होता है सबसे अधिक होता है। यानी समर बीमारी जो होता है, समर डायरिया जो होता है, ये बच्चे लोगों में ज्यादातर होता है, और गर्मी के दिनों में ज्यादातर ये बीमारी को फैलने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद चौथा नंबर जो है कोलेरिक कोलेरिक अतिसार। कोलेरिक डायरिया में जानेंगे कि यह जो होता है हैजा जो होता है, यह जो होता है दस्त इसमें बहुत ज्यादा होता है, और इसमें मल जो होता है चावल के सफेद माड़ की तरह होने लगता है। यानी कोलोरिक अतिसार जो होता है, इसमें क्या होता है कि इस तरह की बीमारी में जो होता है मल जो होता है सफेद चावल के माड़ के जैसा हम लोग को इसमें पैखाना होने लगता है। तो ये पहचानने का तरीका है, इससे हम लोग पहचान सकते हैं कोलोरिक अतिसार है, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रिक अतिसार क्या होता है, डिसेंट्रिक डायरिया क्या होता है, तो डिसेंट्रिक डायरिया जो होता है पेचिस में होने वाले या दस्त जिनमें मल में सलेस्मा अथवा रक्त आने लगता है। कहने का मतलब ये जो होता है डिसेंट्रिक जो डायरिया होता है, इसमें हम लोग क्या होता है कि हम लोग को पैखाना में, यानी जो पैखाना होता है उसमें सलेस्मा आने लगता है, यानी माड़ जैसा पदार्थ आने लगता है, या कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। इसको पहचानने का तरीका है, डिसेंट्रिक जो डायरिया होता है उसमें पैखाना के साथ आपको रक्त या सलेस्मा आता है, ठीक है। उसके बाद इमोशनल अतिसार जो होता है, ये भाव आवेग के दबाव के कारण होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये भाव आवेग यानी जिस तरह की इमोशन रहेगा उस तरह की बीमारी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दस्त, अगला होता है फाइटी, यानी फाइटी डायरिया। फाइटी डायरिया में क्या होता है, इसमें दस्त जो होता है मल में, कहने का मतलब इसमें फैटी डायरिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम लोग को उल्टी होने लगता है, और मल में जो होता है फैट का मात्रा बढ़ जाता है, तो ये हम लोग को होता है। उसके बाद इन्फेंटाइटल अतिसार, इसमें क्या होता है कि 2 बरस से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादातर होता है। यानी कहने का मतलब जो यह जो बीमारी होता है इन्फेंटियल, यानी 2 बरस से कम उम्र के बच्चे लोग को यदि अतिसार होता है तो उस अतिसार को हम लोग बोलते हैं इन्फेंटियल डायरिया। यानी 2 बरस से कम के जो बच्चा होता है उसको होता है तो इन्फेंटियल डायरिया के नाम से उसको जानते हैं। और नौवा जो होता है उसको म्यूकस म्यूकस डायरिया के नाम से जानते हैं। और म्यूकस डायरिया क्या होता है, तो इसमें जो होता है मल सलेस्मा पाया जाता है, यानी मल के साथ इसमें सलेस्मा बहुत ज्यादा आता है। इस तरह से इसको हम लोग पहचानते हैं। उसके बाद 10वां जो होता है नक्चरल नक्चरल डायरिया। नक्चरल डायरिया क्या होता है, इसमें मुख्यतः रात में होने वाला दस्त होता है। कहने का मतलब नक्चरल जो डायरिया होता है इसमें पैखाना बहुत कम होता है लेकिन उल्टी ज्यादा होता है, और यह उल्टी कब होगा, रात में ज्यादा होगा। इस तरह के इसको नक्चरल हम लोग डायरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद पेरेंटरल डायरिया जो होता है, इसमें हम लोग को पाचन नली से बाहर स्थित संक्रमण के कारण होने वाला अतिसार होता है। यानी हम लोग का पाचन तंत्र के जो पाचन के जो नली होती है वो बाहर स्थित संक्रमण की वजह से होता है, तो उस तरह का हम लोग बोलते हैं पेरेंटरल अतिसार। और 12वां जो होता है प्यूरेल्टन प्यूरेलेंट डायरिया। प्यूरेलेंट डायरिया में क्या होता है, इस तरह के जो अतिसार होता है इसमें मल के साथ पस आने लगता है। पस का मतलब मवाद होता है, तो इस तरह का जो डायरिया होता है उसमें मल के साथ मवाद आने लगता है। इसको पहचानने का तरीका है। और लास्ट में एक होता है सिंपल अतिसार। यह जो होता है ये जल में केवल प्राकृतिक उत्सर्ग होता है। कहने का मतलब कभी कभार हम लोग का सिंपल डायरिया होता रहता है। तो इस तरह से टोटल आपको डायरिया जो होता है 13 प्रकार का होता है, यानी 13 प्रकार का डायरिया होता है, और सबका अलग अलग लक्षण भी होता है। यदि साइन एंड सिम्टम की बात करें, इस बीमारी को पहचानने का यदि हम लोग बात करें कि इस बीमारी को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इस बीमारी का पहचानने का तरीका जो होता है, इस बीमारी को पहचानने का तरीका जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि बुखार आने लगता है, बेचैनी होने लगेगा, निर्जलीकरण हो जाएगा यानी पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, पेट में दर्द होगा, पतले दस्त होने लगेगा, उल्टी होगा, भूख में कमी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वजन में कमी आ जाएगी, पेट फूल जाएगा, श्वसन की गति तेज हो जाएगी, कमजोरी बढ़ जाएगी, पेट में मरोड़ होगा, उल्टी होने लगेगा, थकान होगा, मल में जलन होने लगेगा, होठ सूखने लगेगा, आंख धंस जाएगी, मल क्षेत्र में जलन होने लगेगा, और शुष्क म्यूकस मेम्ब्रेन में भी समस्या आएगी। इस तरह के हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब होता है
कि डायरिया में ये सारे चीज लक्षण देखने को मिलता है। बुखार हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, निर्जलीकरण हो सकता है, पेट में दर्द होगा, पतले दस्त होगा, वमन होगा, भूख में कमी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, उसके बाद वजन में कमी आ जाएगी, पेट फूल जाएगा, श्वसन गति हम लोग का तेज हो जाएगा, उल्टी होने लगेगा, थकान अनुभव होने लगेगा। ये सारे चीजें जो है हम लोग को डायरिया के बीमारी में हम लोग को इतना सारे चीज लक्षण देखने को मिलता है। यदि हम लोग बात करते हैं इस बीमारी का होने का, यह बीमारी जो होता है 6 माह से लेकर 2 बरस के बच्चा लोग में ज्यादातर होता है और उन बच्चा में डायरिया रोग सबसे ज्यादा होता है जो बच्चा दूध पीता रहता है। यानी दूध पीने वाले बच्चे लोग में डायरिया ज्यादा देखने को हम लोग मिलता है। यह बीमारी की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह बीमारी जो होता है ये 6 माह से लेकर 2 बरस तक के बच्चे लोगों में ज्यादातर होता है और जो बच्चा दूध पीता है उसको ज्यादातर बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है क्योंकि वो लोग को अंदाज नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ हमेशा अनबैलेंस हो जाता है खाने पीने में। इसके वजह से वो लोग को बीमारी इस तरह के ज्यादातर मैंने परेशान करता है। यदि इसको हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस का कैसे हम लोग इसका उपचार डायग्नोसिस क्या करेंगे। इस बीमारी के दौरान सबसे पहले बीमारी का इतिहास जानेंगे कि बीमारी कब से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक परीक्षण करेंगे, उसके मल का जांच करेंगे, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का जांच करेंगे, ईएसआर का जांच करेंगे, टीएलसी का और डीएलसी का और पीएच यानी उसके पीएच का हम लोग मान निकालेंगे। उसके बाद मूत्र की जांच करेंगे, ईसीजी का जांच करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम का हम लोग करेंगे, ठीक है। इस तरह के सारे चीजें जो है डायग्नोसिस के रूप में हम लोग कर सकते हैं। यदि कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, इसको सही समय पर आप इलाज नहीं करेंगे तो कौन कौन से बीमारी हो सकता है, तो रीनल फेलियर की संभावनाएं बन जाती है, ईसीएफ के सीसीएफ के संभावनाएं बन जाती है, हाइपो हाइपोवोलेमिक शॉक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, माला न्यूट्रिशन यानी कुपोषण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, कन्वल्सन की समस्या ये समस्या हो सकती है। उसके बाद ग्रोथ रिटेड्रेशन ये भी समस्या आ सकती है और डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी उसके शरीर में हो सकता है। तो यदि सही समय पर यदि डायरिया का हम लोग उपचार नहीं कराते हैं तो इतना सारे चीजें जो होता है कॉम्प्लिकेशंस के रूप में देखने को हम लोग को मिलता है। यदि आप बात करते हैं इसके ड्रग में, यानी इस यदि बीमारी हो गया तो इसमें कौन कौन से आप ड्रग दीजिएगा, एंटीबायोटिक ड्रग दीजिएगा, लैक्जेक्टिव ड्रग दीजिएगा और पाराजेटिव ड्रग दीजिएगा। इस तरह से बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डायरिया में जो बीमारी होता है, ये डायरिया बीमारी जो होता है इसमें पानी की कमी हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा हो जाता है। तो उस अवस्था में ओआरएस का घोल दिया जाता है और ओआरएस बनाते समय किन किन बातों का ध्यान जाता है, यानी ओआरएस कैसे बनता है। तो ओआरएस क्या है, नमक चीनी और पानी है। ओआरएस में अनुपात की यदि बात करते हैं तो कैसे कैसे होता है, तो सोडियम जो होता है वो 3.5 ग्राम होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 1.5 ग्राम होता है, सोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम होता है और ग्लूकोज एंड्राहाइड्राइट जो होता है 20 ग्राम होता है। इस तरह से हम लोग ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि डायरिया रोग हो गया है तो आप कौन कौन से उपाय करेंगे, यानी कौन कौन सा मैनेजमेंट करेंगे ताकि रोग से हम लोग निजात पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दवाई ऐसा देंगे जो एंटी डायरियाटिक हो, यानी जो डायरिया के विरुद्ध में दवाई काम करता है उस दवाई का हम लोग उपयोग करेंगे। उसके बाद एंटीस्पास्मोडिक यानी पेट में भी दर्द हो सकता है, डायरिया के दौरान पेट में दर्द होता है तो एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स देंगे ताकि उसको पेट में दर्द कम हो या ना हो। इंस्टेटाइनल एंटीसेप्टिक जो इंस्टेटाइनल एंटीसेप्टिक ड्रग्स होता है उसको हम लोग देंगे। रोगी को आईवी फ्लूइड यानी नस द्वारा उसको पानी चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओआरटी ओरल रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, कहने का मतलब कि वैसा हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें उसको उसके शरीर में ओआरएस की मात्रा बनी रहे। उसके बाद आईवीआरटी, इसका मतलब इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, यानी नस के द्वारा भी उसको हम लोग पानी चढ़ाएंगे ताकि उसके पानी शरीर में पानी की कमी ना हो। लक्षणिक ट्रीटमेंट यानी उसका जो जो लक्षण हम लोग को दिखाई देगा उसके लक्षण के आधार पर हम लोग इसका इलाज करेंगे। वातावरण की स्वच्छता पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। कहने का मतलब जहाँ पर डायरिया रोग होता है वहाँ के पानी, यदि ये बीमारी जो फैलता है वो अशुद्ध पानी की वजह से, यानी यदि स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन आप नहीं करेंगे तो बीमारी ज्यादातर फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इस दौरान हम लोग को वातावरण की स्वच्छता पर ध्यान देंगे। जल जो जल जल हम लोग देते हैं उस जल को सुरक्षित दे रहे हैं कि नहीं दे रहे उस पर के बारे में हम लोग ध्यान देंगे और जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो शुद्ध है कि नहीं है उस पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ जो हम लोग अपने घर के कूड़ा कचरा या पानी फेंकते हैं, गिराते हैं, वो सही जगह पर निस्तारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि खाने वाली चीजें जो होगी ढक के रखेंगे, यानी खाने वाली चीजों को हम लोग ढक के रखेंगे, नहीं रखेंगे तो अशुद्ध होगा और उसके वजह से हम लोग को अनेक प्रकार की बीमारी फैलेगी। उसके बाद पूरक आहार देंगे, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिलाएंगे, घरेलू उपचार जैसे राइस के पानी यानी माड़ माड़ को हम लोग पिलाएंगे, दाल के पानी को पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, लेमन वाटर यानी
नींबू वाला पानी हम लोग पिलाएँगे तो घरेलू उपचार होगा। इस ये भी हम लोग कर सकते हैं। भोजन कराने से पहले हाथ धोने का हम लोग को आदत लगवाना चाहिए। भोजन करने से पहले हम लोग को हाथ धोना चाहिए। ये आदत एक आदत बनानी चाहिए, इससे हम लोग कम बीमारी फैलती है। मरीज की साफ-सफाई और व्यक्तिगत सफाई पर हमेशा ध्यान रखेंगे। सही समय पर नहाए, सही समय पर ब्रश करें, सही समय पर शौच करें। ये सब चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे। जैविक चिन्हों पर ध्यान देंगे। जैविक चिन्ह का मतलब होता है वाइटल साइन, वाइटल साइन का मतलब होता है टीपीआर, टीपीआर का मतलब टेम्परेचर, पल्स, बीपी, ये सब चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है? उसके बाद रोगी को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भोजन कराएँगे। एक बार में ज़्यादा नहीं कराएँगे तो फिर अपच हो जाएगा। तो रोगी को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हम लोग को ये भोजन कराना चाहिए, उसका आराम-आराम से पचता रहे। उसके बाद मिर्च और मसालेदार युक्त भोजन हम लोग को नहीं देना चाहिए, ठीक है? और ठंडे भोज्य पदार्थों से हम लोग को बचना चाहिए। कहने का मतलब ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए ज़्यादातर। उसके बाद जो भी मिर्च और मसाले युक्त भोजन जो होता है या गर्म भोजन जो होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग को अधिक से सेवन नहीं करना चाहिए। रोगी को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारा कमजोरी हो जाता है। तो रोगी को हम लोग को विश्राम की ज़रूरत पड़ती है और रोगी को विश्राम देना चाहिए। मलाशय के आस-पास की त्वचा को साफ एवं सूखा रखना चाहिए, ठीक है? यानी पखाना का जो रास्ता होता है, उसको हमेशा सूखा और आस-पास के जो क्षेत्र होता है, उसको हम लोग धो-धा के रखना चाहिए, साफ करके रखना चाहिए। इस तरह की बीमारियाँ हम लोग कम फैलती हैं, ठीक है? तो ये सारे चीज़ें हुआ हम लोग को अतिसार के बारे में, नहीं डायरिया के बारे में। हम लोग जानेंगे डायरिया के बारे में क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आया होगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको उस कमी को हम लोग अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, ताकि आपको हर तरह का अपडेट मिलते रहे। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।